नमस्कार श्रोताओं, मैं भैरवी देशपांडे आप सबका आज के इस पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिन। सच में कितना कुछ देना लेना लगते हैं हम इस पर्यावरण का, पर इस विषय में कभी बात ही नहीं होती है। ऐसी ही कुछ बातें लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। हम सभी ने कई बार इस बात को सुना है, पढ़ा है कि जल है तो कल है। कितनी बार हमने इसे पढ़ा है, पर सिर्फ पढ़ा है। आज मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में गढ़ा है। तो आइए स्वागत करते हैं माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का आज के इस कार्यक्रम में। सर, आपका सहर्ष स्वागत। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं सूत्र सौंपूंगी माननीय वैष्णवी जी को कि आप आगे का कार्यभार संभालें। नमस्ते। जनमंगल के मंगल प्लेटफॉर्म पर महनीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, श्री शिरीष कुलकर्णी जी और सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नदी या तालाब अपने पानी से बहुत सारे व्यक्ति को पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नदी और तालाब को नदियां और तालाब को पुनर्जीवित किया है, और वे है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ उनके कार्य के लिए, और मैं विनती करती हूँ हमारे जनमंगल के सर्वे सर्वा माननीय शिरीष जी सर कि उन्होंने आपका परिचय देना, वे आपका परिचय दे और प्रस्तावना करें। नमस्कार। आज 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन। आज स्थिति ऐसी बनी है कि पर्यावरण दिन हमारा अब सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण अवसर पे आज हमारे बीच है मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है, जो नोबेल प्राइज फॉर वाटर अवार्ड से जाना जाता है। इसी के साथ आपको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है। यह हमारा बहुत बड़ा सम्मान है कि द गार्डियन ने जो व्यक्ति इस धरती को बचा सकते हैं ऐसे 50 लोगों की सूची बनाई है, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का नाम सम्मिलित किया गया है। अब आपको पता चल चुका होगा कि आज के हमारे अतिथि महोदय कि कितनी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी है। आपकी जीवनी पर एक जल पुरुष की कहानी नामक फिल्म डायरेक्टर रविंद्र चौहान जी ने बनाई है। अपने आयु के 36 साल देकर 15 से अधिक नदियों का आपने पुनरुज्जीवन किया है। आपने 1500 गांवों में पानी लाया है। जहां सूखा था वही अब किसान आनंद से खेती कर रहे हैं। सूखा जड़ से उखाड़ना कोई सामान्य बात तो है नहीं। राजकुमार चार्ल्स ने भी आपके विचार जानने की कोशिश की ताकि वे अपने देश में बदलाव ला सके। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रिय अतिथि आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी इस मंच पर उपस्थित है, और साथ में मेरे सभी गणमान्य सहयोगी है। साप्ताहिक जनमंगल एवं महाराष्ट्र पत्रकार संघ की ओर से मैं उनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक जंग छेड़ी है
सृष्टि और मानव का यह संघर्ष युगों से चलता आ रहा है। मानवीय व्यवहार देखकर तो लगता है कि मानव सृष्टि को खत्म करने की कसम मानव ने खाई है। मानव स्वयं को सृष्टिकर्ता मानने लगा है। सीमेंट की सृष्टि वो बना रहा है। हम खेती करने के बहाने भी जंगल उजाड़ रहे हैं। हम सीमेंट के घर नहीं, हमारे मजार बना रहे हैं। हमने चिड़ियों को रहने की जगह भी छीन ली है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, किंतु हम तीव्र गति से आत्मघात की ओर बढ़ रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, जिन्हें लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया से जानते हैं, नाम से जानते हैं, उन्होंने गंगा नदी और भारत की अन्य नदियों का शोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई एक सबसे अच्छी लड़ाई है, क्योंकि हर लड़ाई में मानव की हानि होती है, मानव की हानि होती आ रही है, मगर ये लड़ाई मानव को जिंदा रखने की है। क्या संयोग है, मानव हित में लड़ाई लड़ी तो जा रही है, लेकिन यह लड़ाई माना जाए तो मानव के खिलाफ ही लड़नी पड़ रही है आपको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के अनुसार भारत में नदियों का प्रदूषण 1932 में शुरू हुआ था, जब सीवर नदियों में बहने लगे, जब शहर का सौंदर्यकरण के नाम पर सीवेज नालों को गंगा नदी से जोड़ने का आदेश दिया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए नदियों का शोषण होता जा रहा है, और यही सिलसिला पूरे देश में चलता जा रहा है। इस प्रकार नदियां, जो लाखों लोगों को पीने का पानी का जो प्राथमिक स्रोत है, मानव और कचरे से, गंदगी से दूषित होने लगी है। भारत की हर नदी का पानी गंदा है और किसी धीमे जहर से कम नहीं, ऐसे सर बोलते हैं, जो देश भर के लोगों को अस्वस्थ बना रही है। इसके साथ जल का कुप्रबंधन, नदी प्रदूषण भारत के जल संकट के खलनायक है, ऐसा भी वो मानते हैं। यमुना जैसी नदी में बढ़ते प्रदूषण का एक अन्य कारण जल विद्युत परियोजनाओं के कारण नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट होती जा रही है। वे भगीरथी नदी पर 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने के लिए सरकार को समझाने में सफल रहे थे। हम आज उनसे जानेंगे कि और क्या करना जरूरी है इस देश को। वो तो कहते ही है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से हम सुनेंगे। उन्होंने तब सत्ता से इस्तीफा भी दिया था जब सरकार ने अलकनंदा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। आमतौर पर कुर्सी बचाने की होड़ में हमको यह बात असाधारण प्रतीत होती है। सरकार गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए कुछ कर सकती है, करना चाहिए, मगर ठीक तरह से काम हो जाए तो राजेंद्र सिंह जी का श्रम थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इससे पश्चात सारी जनता राजेंद्र सिंह जी के विचारों को अपना चुकी होगी और नदी नई दिशा में बढ़ते हुए राजेंद्र जी को यह शुभकामना मैं देता हूं कि भविष्य में ऐसी लड़ाई आपको ना लड़नी पड़े। हर एक्टिविस्ट को केवल निराशा का सामना करना पड़ता है, समाज से, सरकार से, सभी से, परंतु यह एक्टिविस्ट ऐसा नहीं सोचते। राजेंद्र सिंह जी कहते हैं केवल नदी के किनारों को विकसित करना, कोई घाटों को सुशोभित करना, यह नदी का विकास नहीं होगा। वे कहते हैं कि जब जल ही नहीं हुई तो हर घर में जल लाने की योजना कैसे बना सकेंगे। हमारी नदियों, भूमिगत स्रोतों को और जलभृतों में जल नहीं है। जल पुरुष कहते हैं उन्हें। राजेंद्र सिंह जी का यह चिंतन हमें सोचने पर मजबूर करता है, करेगा। उनके विचार है कि बादलों की एक एक बूंद को संजोए और लोगों को अनुशासित होकर जल का प्रयोग करना सिखाए। इसके लिए ये जरूरी है कि जल के महत्व को शुरुआत से ही बचाया जाए और शुरुआत से ही सिखाया जाए, बताया जाए। पाठ्यक्रमों में जल को जरूरी विषय के तौर पर शामिल कर जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाए। जब तक समाज में वर्षा
जल के संरक्षण को लेकर सार्थक कदम नहीं उठाए जाएंगे या उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे, तब तक समाज में वांछित प्रभाव नजर नहीं आएगा। अनेक कार्यक्रम भले ही शुरू होते हैं लेकिन उद्देश्य तक नहीं पहुंचते। यदि कैच द रेन जैसा कार्यक्रम सफल हो जाता है तो 5 तरह के प्रयास करने होंगे। पहला, भारत में जल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। शुरू से ही पाठ्यक्रमों में जल संरक्षण को जरूरी विषय के तौर पर शामिल करना होगा। हर स्तर पर जल संरक्षण को अनिवार्य करना चाहिए। अनुशासित होकर जल के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक रखना चाहिए। जल, पोखर, तालाब जैसे विषयों पर वेबिनार के लिए किए जाने चाहिए। आज का ये प्रयास भी हम कर रहे हैं तो ये इस विचार के कारण जल के बौद्धिक अभ्यास से ज्यादा व्यावहारिक अभ्यास पर जोर देना होगा, ये भी उन्होंने कहा है। गांव शहर में जल संरक्षण की बाध्यता के प्रावधान हो। जल संरक्षण लोगों की आदत होनी चाहिए। उसका सही उपयोग उनकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। वास्तविक जल ही जीवन है। हम पानी को देखकर पानी को हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। आपने फॉर्मूला जो बताया है, जो हमारे समझ में आता है कि रिस्पेक्ट फॉर द वाटर, रिट्रीट फॉर द वाटर, रिसाइकल ऑफ द वाटर, रीयूज ऑफ वाटर। आपने कहा है कि पानी का मूल दर्शन समझना होगा। पानी को भारतीय नजरिया से देखना होगा। हम उनसे कुछ और जानना चाहते हैं। हम आपके अभियान के साथ जुड़ना चाहेंगे। आपका मनपूर्वक अभिनंदन के ऐसे सुपुत्र, भारत माँ के सुपुत्र से हम आज देख रहे हैं, मिल रहे हैं। आपको प्रतिष्ठित अनेक पुरस्कार से, विश्व पुरस्कार से, श्रेष्ठतम पुरस्कार से सम्मानित किया है। मगर हम ये भी जानते हैं कि आपको ना तो पुरस्कार से लगाव है, ना कुर्सी से, अपने काम से लगाव बहुत कम लोग रखते हैं। अंत में यही कहूंगा कि आपके विचारों को सुनना यह हमारे लिए गौरव की बात है। सिर्फ सुनना ये भी गौरव की बात है। साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के हाल जल की अमूल्य धरोहर को सौंपने हेतु यह जरूरत भी है। इतना आश्वासन दूंगा कि हम भी आपके साथ, आपके आंदोलन से जुड़ना चाहेंगे। हमारा यह साप्ताहिक हजारों लोगों तक पहुंचता है। हम आपकी इस जन जागृति आंदोलन में एक कड़ी बनेंगे और आपके विचार लोगों तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र की भाषा मराठी में हम जल पुरुष की लड़ाई इस शीर्षक से एक लेखमाला शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी मंजिल इस देश की मंजिल है। हमारा ब्रीद है कि सारे काही राष्ट्रासाठी, यानी सब कुछ देश के लिए। आपको मैं अनेक शुभकामना देता हूं। आप निरंतर आगे बढ़िए। आज आपका बेटा आपके साथ आ चुका है एक्टिविटी में। कल हजारों बेटे आपके साथ नए आएंगे। जो कल है वो साथ रहेंगे। कल सारा देश आपके साथ होगा। इतना ही मैं कहूंगा। और आदरणीय वर्गोकर मैडम जी से कहूंगे कि आप आपकी कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया और आपका एक जो सेंटेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी इनके अभियान की एक कड़ी बनेंगे। और सर, हम आज बहुत भाग्यशाली है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया आप इतने बड़े हो और हमारा एक छोटा सा संकुल है जिसमें 2000 राइटर्स है और 4000 जर्नलिस्ट है। ये सब इंस्पायर होंगे आपकी स्पीच से, आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड बिकॉज ऑफ शिरीष सर्स लाइन्स, आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड सम हिंदी लाइन्स जल के बारे में, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, हम सब ने विकिपीडिया पे आपको पढ़ा है, 2-3 दिन पढ़ाई की है। बहुत पढ़ा है। सच बात। जल है जीवन, जल है अमृत, जल है जीवन, जल है अमृत, जल है जीवन की रसधार। जल पावन करता, जल निर्मल करता, जल ही जीवन का आधार। इस जल के लिए आपने आपका पूरा जन्म बिताया। आप बहुत सारे प्रयत्न किए और आपको यहाँ लाने का यत्न जिन्होंने किया वो नीला जी बर्वे फ्रॉम सिंगापुर। आई रिक्वेस्ट हर टू हैव अ टॉक विथ यू। नीला जी, प्लीज।
बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। आपकी शिक्षा तो दवाई में हुई। हम जानना चाहेंगे कि बारिश का पानी रोकने के लिए आपने प्राचीन भारतीय प्रणाली अपनाई, वह जानकारी आपको कैसे मिली? सबसे पहले तो मैं श्रीश कुलकर्णी जी को, भैरवी को, वैष्णवी को, श्रेया को और नीला को, मेरा सोने का वक्त है रात को 8 बजे। आज सोने के वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब विश्व पर्यावरण दिवस शुरू किया होगा तो उस वक्त इस दुनिया को चढ़ता बुखार और बिगड़ता मौसम का मिजाज, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं और हिंदी में जलवायु परिवर्तन कहते हैं, मेरे गांव के किसान उसको धरती का बुखार और मौसम का मिजाज कहते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस पर्यावरण दिवस को पूरी दुनिया के लिए इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चुनौती का मुकाबला करने के लिए शुरू किया था, उस आपने पानी की बात करने के लिए मुझे याद किया। तुम्हें शायद ये कहानी मालूम नहीं है कि मैंने पहली बार 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। उस जमाने में एक भारतीय ही क्लाइमेट चेंज कमीशन के चेयरमैन होते थे, राजेंद्र पचौरी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इंडियन विजडम में और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है वो पानी से है, और तुम इस क्लाइमेट को हवा के चारों तरफ घुमा रहे हो। लेकिन नहीं सुना। फाइनली 2015 तक हम बराबर लड़ते रहे और विक्ट्री हुई। पेरिस में CP21 में हमारी इस बात को मान लिया गया कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। ये बात भारतीय ज्ञानतंत्र की बात है, इंडिजिनस नॉलेज की बात है। उसी में से मैंने सीखा, समझा। नीला ने जो सवाल मुझसे पूछा कि भाई तुम आयुर्वेद के आदमी हो, मेडिसिन के आदमी हो, तो तुम पानी में क्यों चले गए? तुम्हें पानी में डूबने की क्या जरूरत हुई? मैंने कहा आपने प्राचीन भारतीय प्रणाली कैसे समझा, वो पूछा। मैं जब भारत सरकार छोड़ के जयपुर से गया था, तब मैं वाकई ही डॉक्टर था, वैद्य था, ट्रीटमेंट करता था। और जहां मैं गया था वहां नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग से ग्रसित थे लोग। मैंने इलाज शुरू किया, बहुत सारे लोग ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़े आदमी थे, मांगू मीणा, वो भी ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा, ओ राजेंद्र, तू काई करे छे? माने था कि दवाई भी कोनी चाहिए, पढ़ाई भी कोनी चाहिए, माने तो पानी चाहिए, पानी। हम तो बेपानी होके उजड़े हैं, गांव के गांव खाली हो गए बेपानी होके, तो पानी का काम कर। तो काका, मैंने तो आदमी की पढ़ाई पढ़ी है, आदमी का इलाज करता हूं मैं, धरती का इलाज मुझसे नहीं आता।
मैं पानी का काम नहीं कर सकता। तो बोला तेरी दवाई और पढ़ाई हमें नहीं चाहिए, तो गांव छोड़ के चला जा। तो मुझे लगा कि ये बात बहुत गहरी है, अच्छी है, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। दोस्तों, मेरा टीचर अनपढ़ किसान था, लेकिन उसने मुझे 2 दिन में मेरी 2 पीएचडी कंप्लीट की। पहली पीएचडी थी भूजल विज्ञान में। सूखे कुओं में चमड़े के चरस में बैठा के 150 फीट नीचे मुझे उतार दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, तने धरती में कहीं देखा रहे कुएं में? मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स। तो जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं वहां ऊपर का पानी धरती के पेट में चला जाता है और एवोपरेशन लॉस रुक जाता है। तो बोला देख अठे धरती में पानी है। उसने मुझे एक दिन के अंदर 25 कुएं दिखाए। जहां हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स होते थे वहां कुएं में पानी नहीं होता था, कुएं सूखे थे। तो मुझे एक दिन में भूजल विज्ञान सिखा दिया 25 कुएं दिखा के, और दूसरे दिन पर्यावरण की इंजीनियरिंग सिखा दी। ऊपर ले गया जहां से पानी आता था नदी में, नदी सूखी हुई थी, कुएं सूखे हुए थे। ऊपर से गांव, जो गांव में बूढ़े लोग थे मेरे साथ, पूरा ट्रांजैक्ट किया, साइट का सिलेक्शन किया। जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधी स्ट्रक्चर, जहां स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन की स्ट्रक्चर ऐसे, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव स्ट्रक्चर। तो नेचुरल इंजीनियरिंग में मुझे सुबह से के शाम तक सब कुछ सिखा दिया। साइट सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली वन। एक्सक्यूज मी सर, आवाज जरा नहीं आ रही अच्छी। मुझे एक दिन में ही उन्होंने नेचुरल इंजीनियरिंग में ये सिखा दिया कि कैसे इस पानी को रोक के ये जो नदियां सूख गई हैं, कुएं बेपानी हो गए हैं, उनको पानीदार बना सकते हैं। और अब नीला की बात का जवाब दे रहा हूं। इन 2 दिन की पढ़ाई के बाद उसने कहा कि राजेंद्र, सबसे पहले दवाई का काम बंद करना। तू दवाई का काम बंद करेगा तो जो तूने 2 दिन में पढ़ा है, सीखा है, उस काम में तुझे सिद्धि मिलेगी। जिसका साध्य स्पष्ट होता है उसकी साधना तेज हो जाती है, और वो साधना ही उसको सिद्धि दिलाती है। ये मेरा अनपढ़ टीचर बोल रहा है मुझसे। और तू यदि दवाई का काम भी करेगा तो फिर तू पानी के काम में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए तैने जो डॉक्टरी मास्टरी पढ़ी है वो तुझे भूलनी ही पड़ेगी। यदि तू उसको याद रखेगा तो तुझे पानी के काम में सिद्धि नहीं मिलेगी। नीला बहन मेरा अनपढ़ टीचर था, उसने मेरा संकल्प पूरा किया कि अब दवाई मत देना किसी को। मैं बहुत नाराज हुआ उनसे। मैंने कहा मैं जब तुम्हारा इलाज कर रहा था तब तो आपने मेरी ये दवाई का काम नहीं छुड़वाया, जब आपका इलाज हो गया तब आप दूसरों का इलाज करना बंद करा रहे हैं। तो बोला अरे देख, उस दिन मुझे तेरे ऊपर यकीन नहीं था, अब तो मुझे तेरे ऊपर यकीन है कि जो तूने सीख लिया है उसको तू पूरा करेगा। तो बस उसने सबके ऊपर उपकार किया।
तो पहला जौहर आपने मैनाटो कोयला इलाके में बनाया। मैं दर्शकों को बोलती हूँ जौहर भी बोलना। जौहर नहीं, नहीं, पहला जोहड़ मैंने गोपालपुरा गांव में बनाया। और अच्छा। उस जोहड़ का नाम है चौंतरे वाला जोहड़। और दूसरा गांव तालाब भी मैंने उसी गांव में बनाया, उसका नाम है मेवालों का बांध। फिर उसके बाद भांवता गए। भांवता के लोग उस काम को देखने आए और उस काम का विजुअल इम्पैक्ट था, कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस काम के कारण नीचे के जो कुएं थे वो पानी से भर गए थे। तो मुझे उनको कुछ पढ़ाना नहीं पड़ा। शुरू के दिनों में थोड़ी दिक्कत थी जब मैं अकेला काम करता था, बूढ़े लोग थे, गांव में कोई जवान था नहीं। तो 12 से 14 घंटे मैंने 3 साल काम किया। नीला, तुम समझ सकती हो जवानी में कितना इंतजार करना पड़ा था इस काम की सफलता को देखने के लिए। 12 से 14 घंटे रोजाना फावड़ा चलाता था। एक डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप, अपने वे ऑफ डायग्नोज और उपचार, ट्रीटमेंट दोनों भूलकर धरती का इलाज करने लगा। आदमी का इलाज छोड़ दिया और धरती के इलाज में जुट गया। तो ये जो प्रेरणा थी, ये विश्वास की प्रेरणा थी, सम्मान की प्रेरणा थी। मेरे मन में मांगू काका का सम्मान था और मांगू काका को मेरे ऊपर विश्वास था। ये सम्मान और विश्वास से ही पॉसिबल है। और तुम जानती हो विश्वास कैसे होता है? विश्वास से पहले प्यार होता है, फिर प्यार के बाद विश्वास होता है, फिर विश्वास के बाद फेथ होता है जिसको ट्रस्ट कहते हैं, फिर ट्रस्ट के बाद श्रद्धा होती है, और फिर श्रद्धा के बाद भक्ति आती है। तो हमारा तो पहला ही कदम था प्यार और विश्वास। बूढ़े बाबा पर मुझको प्यार हो गया था। मैं बूढ़े बाबा से प्यार करने लगा था और बूढ़े बाबा को मेरे ऊपर विश्वास हो गया था कि ये लड़का कुछ करेगा, तो हो गया। इसका मूल ऐसे है कि आपके पिताजी एग्रीकल्चरिस्ट थे, इसलिए आपको धरती से प्यार हुआ, और आप सब भाई बहनों में ज्येष्ठ थे, इसलिए बचपन से ही जिम्मेदारी लेना और निभाना यही आपका स्वभाव बन गया। बिल्कुल यही। और तुम्हें मालूम है नीला, शुरू के दिनों में मेरा बहुत मन था कि मैं घर पे रह के, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी खेती थी, बहुत अच्छी खेती, बहुत बड़ी जमीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने घर की खेती संभालूं। पर मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं गांव में रहूं और खेती करूं। तो मुझे, जब मैंने उनको एक दिन कहा कि नहीं मैं तो गांव में रहूंगा, तो मुझे मेरे फादर ने कहा तू नालायक है। नालायक समझती हो? हाँ 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 हाँ। नालायक हमने भी सुना है बचपन में वो बहुत बार। तो फिर तब तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन के बाद मैंने पूछा कि आप मुझे रोज नालायक कहते हैं, तो मैं लायक कैसे बन सकता हूँ? तो बोला तू गवर्नमेंट में जाना, गवर्नमेंट में नौकरी करेगा तो लायक हो जाएगा, यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो नालायक लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे फादर थोड़ा विजनरी थे। वो जानते थे कि एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है वो इस कंट्री में सेफ नहीं है। भले ही हमारी बड़ी खेती हो, बड़ी जमीन हो, बट द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सिक्योर। तो इसलिए शायद वो मुझे खेती में नहीं रहने देना चाहते थे। मैंने उनसे फिर कई बार पूछा कि आपने मुझे क्यों भगाया गांव से कि तुम सरकार में चले जाओ। उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कहते थे अरे तने अच्छा किया ना गांव छोड़ दिया, तो कितने बड़े बड़े काम किए तने। गांव में रहता तो तू बड़े काम करता, गांव में रह के तू बड़े काम नहीं कर सकता था। मैंने कहा वहां भी तो मैं गांव में रहता हूँ, वहां भी तो मैं नौकरी छोड़ के फिर गांव चला गया। उन्होंने कहा वो कहानी अलग है। तो मेरे फादर बहुत बहुत मतलब उसको कहते हैं डंडे वाले थे ऐसे। पर मेरी माँ जो थी ना वो बड़ी प्यारी थी। मेरी माँ मुझे अत्यंत प्यार करती थी, और कभी भी वो मुझे ऐसे नहीं चलाती थी जैसे फादर चलाते थे। फादर तो जो चाहते थे वो करते थे।
नहीं तुम्हें गांव में नहीं रहना, वहां जाओ नौकरी करो। माँ कहती थी नहीं, इसको जो अच्छा लगे वो करने दो, ये गांव में रहना चाहता है तो अच्छा है ना, गांव को अच्छा करेगा। तो ये जो फादर की अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं कभी कभी आपको अच्छा करती हैं और कभी कभी बिगाड़ देती हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही हुआ। मैं अपने गांव में रहता तो शायद मैं ऐसा नहीं बनता, मैं दूसरे लोगों के लिए बड़ा काम नहीं कर पाता। मैं जब अपना गांव छोड़ा सरकार के लिए, मैंने 4 साल सरकार में नौकरी की और 4 साल के बाद मुझे लगा रे मैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ये बीमार लोग हैं और मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सरकार में नौकरी करूँ। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकालने के लिए तब प्रेशर बनाया जब मेरी शादी कर दी। जैसे ही मैं गवर्नमेंट में मेरी नौकरी लगी, वैसे ही मेरे फादर ने एक अच्छी लड़की देख के मेरी शादी कर दी और शादी होते के साथ हम गांव छोड़ के जयपुर चले गए। तो ये तो देखो पता नहीं होता। मुझे ना नीला भगवान में बहुत विश्वास है, और तुम मेरा भगवान जानती हो कि नहीं पता नहीं। मेरा भगवान है भय से भूमि, गै से गगन स्पेस, ऐसे वायु एयर, अ से अग्नि सूरज और न से नीर वाटर। तो ये जो पंच महाभूत है, ये मेरा भगवान है। मेरा भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता, ना किसी मस्जिद में जाता वो, ना किसी गुरुद्वारे में जाता। इसलिए शायद मैं फार्मर था, इसलिए मेरे मन में फार्मर का रेस्पेक्ट था। वो मेरा गुरु बना, टीचर बना, और फिर मैंने वही फार्मिंग से जुड़ा हुआ पानी का काम शुरू किया। और उस फार्मिंग के काम ने गांव में जो एक सेल्फ रिलायंस है और जो एक डिस्प्लेसमेंट था, डेवलपमेंट का डिजास्टर और डेवलपमेंट का डिस्प्लेसमेंट था, उसको गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और पसीने से अपने को रिजोनेट कर लिया। उसको यदि हिंदी में कहें तो वो जो काम था वो सनातन विकास का काम था। सनातन विकास वो होता है जो कभी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण, जो आदि से अंत तक सदैव बना रहे। इसलिए शायद मुझे ये पानी का काम और खेती का काम मेरी डॉक्टरी से संबंधित लगता था। मुझे लगता लेकिन था आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी पिताजी ने कहा वैसे डॉक्टर हुए, सरकारी नौकरी मिली, शादी भी हुई, और अचानक नौकरी छोड़कर सामाजिक कार्य के लिए आप अचानक चले गए। तभी घर के लोग, विशेषतः पत्नी की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या था, मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ रहते थे जयपुर में, और हम 3 साल, आवाज नहीं आती है आपकी। मैं और मेरी पत्नी 3 साल जयपुर में बड़े मजे से रहते थे। तो हम सब भूल गए थे गवर्नमेंट में नौकरी करना। तो गवर्नमेंट की नौकरी तो तुम जानती ही हो, कुछ ज्यादा चिंता की होती नहीं है। तो उनको जब बच्चा होना था, पहला बच्चा, तो उनको मेरी माँ के घर जाना था, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि जब भी बच्चा होगा तो मेरी अपनी मतलब पति की माँ के साथ रहेंगी, सास के घर जिसे कहते हैं। तो वो चली गई तो मैं अकेला रह गया। तो मेरे अंदर के जो क्रोमोजोम्स थे वो एक्टिवेट हो गए। अरे यार, ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों नौकरी कर रहे हैं हम तो नौकरी से बड़ा काम कर सकते हैं। तब हमने ये निर्णय लिया। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को 1 साल तक बताया नहीं, क्योंकि वो बहुत नाराज, सरकारी नौकरी छोड़ने से वो बहुत नाराज होती, और तभी उनको बच्चा भी हुआ था। फिर थोड़े दिन बाद उनको पता चल गया तो बहुत नाराज हुई। और फिर लेकिन वो ना इतनी अच्छी थी उसने इसी पागल के साथ रहना ही तय किया। उसने कहा भैया ये पागल आदमी है, इसी के साथ रहना है तो ठीक है। और
लेकिन उसने मुझे जीवन भर बहुत, मतलब मैं आज राजेंद्र सिंह उसी के कारण हूँ। हर एक पुरुष के पीछे कोई स्त्री होती है, वैसी आपकी पत्नी है। हमें भी अभिमान है। तो सर, अलवर प्रोजेक्ट क्या था और उसके उचित परिणाम क्या हुए? देखो, वो जो था वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो तो काम था। क्योंकि वो इलाका बीमार था, माल न्यूट्रिशन के कारण उजड़ गया था, डिस्प्लेस्ड हो गया था। तो मैंने आपसे बताया कि शुरू में मेडिसिन का काम किया। मेडिसिन का काम लोगों को जरूरत नहीं थी, तो फिर मैंने पानी का काम किया। पानी के काम से, तालाब बनने से अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज हो गए, पानी आ गया। और जैसे ही पानी आया तो शहर से लोग जो डिस्प्लेस होके चले गए थे, वो रिवर्स अपनी जमीन पे आके खेती करने लगे। ये जो इस खेती का विजुअल इम्पैक्ट था, इसने इस काम को बहुत जल्दी से फास्ट रीएप्लिकेट और स्केलिंग अप किया, बहुत बढ़ाया। और फिर ये काम इतना चर्चित हो गया कि सरकारी इंजीनियरों को बहुत डर लगने लगा। इसलिए सरकारी इंजीनियर ने डर के कारण मेरे खिलाफ 377 मुकदमे कर दिए। क्या मुकदमा होता था? ने सरकारी पानी रोक दिया, और सरकार कहती थी कि ये पानी हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, और इसने इरिगेशन डिपार्टमेंट के सारे पानी को रोक दिया। लेकिन मैं कभी सरकार के मुकदमे से डरा नहीं, और जैसे ही उनका नोटिस आता था कोर्ट में, लिख देता था कि हाँ हमने बनाया है, पर ये मेरे लिए नहीं है। ये जिन लोगों की जमीन पर पानी बरस रहा है, उन लोगों ने अपने पानी को वेस्ट होने से रोक लिया है। उनके अंदर ये समझ और ये ताकत आई है। फॉर्चुनेटली 28 मार्च सन 2000 को भारत का राष्ट्रपति उस काम को देखने चला गया गांव में। आपका वीडियो स्टॉप हुआ है लगते हैं। अगर कोई दूसरा कनेक्शन है तो देखो भाई, बहुत अच्छा पारस है वो। हाँ, पारस, इसका वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो तो चल रहा है, देखो। हाँ, मेरा चित्र तो फोटो दिखता है और पिक्चर चली जाती है आपकी। फोटो दिखता है, पिक्चर चली जाती है। नहीं चल रहा है, मतलब वीडियो चला जाता है। ये बोल रहे हैं मैं दिसते तसं नहीं तो स्टॉप होतो है ना, तो पॉज होतो है। सर थोड़ा सा आपका वीडियो हैंग लो हो रहा है। हाँ, थोड़ा हैंग हो रहा है वीडियो, बस और कुछ नहीं। तो अभी आप बोलिए सर, बोलिए अब। अभी ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मैं ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ और राष्ट्रपति ने आके कहा कि भारत को यदि पानीदार बनना है, भारत को यदि जल का स्वराज चाहिए, तो जिस तरह से यहाँ के लोगों ने कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किया है, वही तरीका है देश को पानीदार बना के रखने का, देश के जल स्वराज्य का। अब इस बात के बाद तो सारे मुकदमे खत्म हो गए, एक भी मुकदमा नहीं बचा। मुझे कोई सरकार से मुकदमे वापस कराने के लिए कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, कभी नहीं की मैंने, कभी परवाह नहीं की। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार में जो करप्ट ऑफिसर होते हैं, वो आपको डराने के तरीके ढूंढते हैं। और आप यदि मजबूत हैं और थोड़ा आपके अंदर धीरज है, पेशेंस है, तो आपको कोई करप्ट ऑफिसर डरा नहीं सकता। मेरे ऊपर आज कोई एक मुकदमा नहीं है, सब गायब हो गए, एक भी नहीं है। तो इसलिए नीला बहन, यदि आप भारत की सेहत और जल के संबंधों को ठीक रखना चाहती हैं, तो भारत के समाज को जल को समझना, समझाना, सहेजना और लुटेरे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ
संघर्ष करना, सत्या का करना, ये चार। जरूर। तो 1886 में आपने गांव-गांव में पुराने डैम के पुनर्निर्माण के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए पदयात्रा शुरू की। उसके अनुभव कुछ? हमने 3 तरह की पदयात्राएं शुरू की। एक यात्रा तो हम, रक्षाबंधन होता है ना, जब राखी बांधती है बहन भाई को, उस यात्रा, उस वक्त हमने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ यात्रा, क्योंकि हमें हरियाली चाहिए थी। हरियाली के बिना हमारे यहाँ बादल नहीं आते, बरसते नहीं। उस जमाने में मेरे गांव की औरतें गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादल ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और बेटे की बहू भी रूठ कर मुझसे दिल्ली चले गए। अब ना मेरे खेत में पानी है, ना कुएं में पानी है, मुझे मालूम नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ऐसे दुख भरे गीत उस जमाने में गाया करती थी। तो तब हम लोगों ने 3 तरह की यात्राएं शुरू की। पहली हुई पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ यात्रा, ये रक्षाबंधन से शुरू होती थी। दूसरी यात्रा दिवाली के बाद देव उठनी 11 होती है, उस यात्रा का नाम था जल बचाओ जोहड़ बनाओ। जोहड़ बनाना जो है वो न्यू कंस्ट्रक्शन है, न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएशन ऑफ वाटर बॉडीज। और तीसरी यात्रा थी जो हम अप्रैल के आखिर में मई में निकालते थे, उस यात्रा का नाम था बीज बचाओ गांव में ग्राम स्वावलंबन लाओ। बीज बचाओ, खाद बनाओ और गांव का स्वावलंबन लाओ। ये जो तीनों यात्राएं थी, इन तीनों यात्राओं ने जल बचाना, हरियाली लाना और गांव को स्वावलंबी बनाना, इन यात्राओं ने मेरे जीवन को सिद्धि प्रदान करने में बहुत मदद की है। क्योंकि इन यात्राओं के दौरान हम गांव में लोगों के रात को घर में रुकते थे वही हमें वो खाना खिलाते थे, वही पानी पिलाते थे और दिन भर लोगों के साथ बैठ के उनके काम करवाते थे। तब हमारा कोई ठिकाना नहीं था, कोई संस्था में कहीं बैठ के। तब तो रोज आना हम लोग घर में, लोगों के घरों में घूमते रहते थे। सूखी हुई नदियों को भी परिक्रमा आपने की थी कुछ? हाँ, तो इससे वो भी अलग, वो जो सूखी नदियों की परिक्रमा है, वो तो जब हमारा देव उठनी 11 पर तालाब बनाने का काम हुआ तो लोगों ने कहा भाई आप ये जो तालाब बनवा रहे हैं तो नदी के शुरू से लेकर संगम तक बनाओ। तो फिर हमने सूखी नदियों की यात्रा शुरू की कि सूखी नदी के क्षेत्र में कहां कहां जल संरचनाओं के निर्माण की जरूरत है, जिससे अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज हो और नदी का पानी का लेवल ऊपर आए और फिर नदी बहने लगे। हमें करीब करीब 6-7 सालों में इतनी अकल आ गई थी कि नदी सूखती है जब नदी के पेट का पानी खाली हो जाता है, नदी बहती है जब नदी का पेट पानी से भर जाता है। तो हम जो तालाब जोहड़ बना रहे थे उससे नदी का पेट पानी से भरता था, भरने के बाद वाटर लेवल ऊपर आता था, फिर स्प्रिंग्स बन के झरने बहने लगते थे। यही तो कहानी है नदी के जीवन की। आप तो कहते थे सूरज को चोरी करने से रुकाओ। वो तो मांगू काका ने कहा था। जब मांगू काका मुझे तैयार कर रहा था तब उसने कहा, ओ राजेंद्र देख तू आदमी की डॉक्टरी बंद कर, सूरज को चोरी करने से रोक दे। तो मैंने कहा काका मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया सूरज की चोरी रोकना,
मुझे तो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा है कि सूरज की गर्मी से ही समुद्र का खारा पानी मीठा होता है और वो बादल बन के बारिश लेके आता है। तो बोला हाँ ये बात तो ठीक है, पर वो बादल जो लेके आया है उसको फिर सूरज चोरी कर लेगा राजस्थान से, तो राजस्थान को पानी कहां से मिलेगा? उसने कहा सूरज को चोरी करने के लिए बंबई जाना चाहिए, उसको हमारे गांव में से पानी चोरी नहीं करनी चाहिए। पर वो किसी की बात नहीं मानता। सूरज किसी से बात नहीं करता, वो किसी की बात सुनता भी नहीं, मानता भी नहीं। इसलिए उसके साथ तो बुद्धि लगा के काम करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें धरती के फ्रैक्चर देख के उसमें पानी डालना पड़ेगा, अब सूरज चोरी नहीं कर सकेगा। तुम बताओ नीला, धरती के पेट में से सूरज चोरी कर सकता है? नहीं ना। तो हमने वही किया, सूरज को चोरी नहीं करने दी। सूरज की और सब कुछ हरा भरा हुआ, तभी सुना कि जो युवा छोड़ के गए थे गांव वो वापस आ गए, और जिनकी शादी नहीं होती थी वो किस्सा बताना। देखो हमारे यहाँ कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहता था, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था और हमारे लड़के ज्यादातर दिल्ली विल्ली मजदूरी करने चले जाते थे। कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहता था। जब हमारे यहाँ पानी आया तो हमारी मिट्टी अच्छी थी, तो पानी में खेती होने लगी, तो फिर सभी लोग हमारे यहाँ अपनी बेटी देना चाहते थे, क्योंकि पैदा बहुत अच्छी होती थी, पानी बहुत अच्छा था, और जो वुमेन की ड्रेसरी थी पानी की, पानी दूर से लाना, वो सब खत्म हो गई। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ अपनी बेटी देंगे तो बेटी की लाइफ में लग्जरी रहेगी, पानी आएगा, सब हरियाली है, सब कुछ है। तो इसलिए हमारे पुराने जमाने में हमारे बेटों की यहाँ शादी नहीं होती थी, कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता था। जब पानी आया तो सब अपनी लड़कियां देने लगे, तो हमारे यहाँ सबका ब्याह होने लगा। फिर ये जो नई बहुत सारी बहू आई थी, बहुत सारी लड़कियां बहू बन के आई थी, फिर मैंने इनको पटाना शुरू किया कि देखो तुम नहीं चाहोगी, चना और जौ नहीं बोओगी, तो ये तुम्हारा पति गन्ने के खेत बोएगा तो फिर पानी खत्म हो जाएगा और फिर मुश्किल होगी। तो ये बहुत अच्छी लड़कियां थी, सब लड़कियों ने अपने पतियों को ठीक किया, कहा कि तूने गन्ना बोया तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ घर में, चली जाऊंगी वापस अपने घर। अब हमारे यहाँ लड़की मुश्किल से आती थी बहू बन के, तो फिर सब लड़कों ने अपनी पत्नियों की बात सुनना शुरू किया। तो यदि सही में बात देखो तुम, तो हमारे यहाँ वुमेन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा रोल रहा है। वुमेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी सबसे आगे लेके आई, और वो मैंने किया। मैंने लड़कियों को बेटियों की तरह पढ़ाया ना भाई। उनके साथ अच्छे से काम बातें की। मुझे लोग, क्योंकि उस वक्त मैं भी जवान था, तो लोग कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन मैं कभी चिंता नहीं करता था। जब तक आप साफ सुथरे होते हैं ना, तब तक किसी की बातों का कोई डर नहीं होता। तो हम बहुत सक्सेसफुली अपने इलाके की वुमेन को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत मजबूत कर पाए। आपने कानूनी लड़ाई करके खदानों को यानी माइंस भी बंद करवा ली, उसके बारे में क्या? तुम्हें मालूम है कि दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट से लेकर और गुजरात के हिम्मतनगर तक अरावली माउंटेन्स है। अरावली माउंटेन दुनिया का सबसे पुराना दूसरे नंबर का पहाड़ है। अब इसमें 28,000 मार्बल माइंस, डोलामाइट माइंस, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन माइनिंग, ये सब तरह की माइंस चल रही थी। इन माइंस के कारण हमारे यहां पानी सूख गया था, और सूरज की लाल गर्मी के कारण ये जो नंगी पहाड़ियां थी, इनका टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक ऊपर बढ़ जाता था। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बादल ऊपर उठ जाते हैं। टेम्परेचर के कारण बादल नीचे नहीं आते, ऊपर उठ जाते हैं, और फिर हवा के दबाव से बादल आगे निकल जाते हैं।
तो मेरा पूरा इलाका रेन शैडो रीजन हो गया था। मैंने तुम्हें अभी बुढ़िया का गीत सुनाया था ना, भूल गई? कि बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो। तो ये जो कष्ट था, ये हमें ध्यान था। हम सुप्रीम कोर्ट गए। फॉर्चुनेटली उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत ही ब्राइट और ऑनेस्ट था। उसका नाम है जस्टिस वेंकट चलैया, ग्रेट जस्टिस। उसने तो सारी माइंस को बंद कर दिया और कहा अरावली इको सेंसिटिव एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करो। तरुण भारत संघ का अभियान इसी काम से जुड़ा था। हाँ, यस। तरुण भारत संघ का जो पूरा लड़ाई है वो पानी को बचाने के लिए, बादलों को लाने के लिए ये माइंस को बंद कराना जरूरी था। तो तरुण भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया और फाइनली हम लोग जीत गए। जब हम जीत गए तो माइनिंग माफिया बौखला गया। उन्होंने 15 बार हम पर जानलेवा हमला किया। लेकिन जब तुम्हें प्रकृति चाहती है, प्रकृति को मेरी जरूरत थी थोड़ी बहुत इसलिए उसने मुझे मरने नहीं दिया। तुम्हें मालूम है मैं कई बार तो कोमा में हो गया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में 6 महीने भर्ती रहा, पता ही नहीं था। लेकिन आज जिंदा हूं ना, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे इस प्रकृति में बहुत विश्वास है कि ये जिसको चाहती है उसको बचा लेती है, जिसको नहीं चाहती उसको मार देती है। गांव-गांव के लोग तो आपके साथ तब भी होंगे ना जब अरे हमले गांव के भाई साहब, श्री कुलकर्णी जी, आजकल तुमने देखा कोई सामाजिक कार्यकर्ता जरा सा समाज का काम करता है तो बहाने लेकर पुलिस का प्रोटेक्शन मांग लेता है। मेरे खिलाफ इतना माफिया था और चीफ जस्टिस वेंकट चलैया जी ने 16 पुलिस की गार्ड मेरे प्रोटेक्शन के लिए अनाउंस की थी। मैंने कहा मैं पुलिस के प्रोटेक्शन में नहीं रहूंगा, मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैंने आज तक कभी भी पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया। अभी भी अपने गांव में वैसे ही रहता हूं। इतने बड़े माफिया के साथ लड़ना और इतनी बार जानलेवा हमला होने के बाद हॉस्पिटल में रहना। कुछ लोग तो जेट सिक्योरिटी लेने के लिए दूसरे देशों के हमले का बहाना बनाते हैं कि मुझ पे कनाडा का के लोग हमला कर रहे हैं, कि मुझ पे लंदन के लोग हमला कर रहे हैं, कि मुझ पे। मैंने तो कोर्ट के कहने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं लिया। मुझे क्यों लेना यार? मुझे यदि लोगों को मेरी जरूरत है तो लोग बचाएंगे, प्रकृति को मेरी जरूरत है तो प्रकृति बचाएगी, प्रकृति को मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक है अपना चले जाएंगे मजे में। जवानी में ही चले जाना अच्छा होता है, बुढ़ापे में जिंदा रह के क्या करना। ठीक है ना कुलकर्णी साहब? नहीं, आपकी बहुत जरूरत है आपका अभियान तो पूरे विश्व में अब पहुंच गया है और हमारे यहाँ भी अब राजस्थान के सक्सेस के बाद अब आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी ये वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम वहाँ के अनुभव भी आपसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारे राज्य का सुनाता हूँ। तुम्हें मालूम है 2015 में महाराष्ट्र में लातूर में बड़ी प्रॉब्लम थी और सांगली जिले में जत ब्लॉक है, वो तो बिल्कुल सूखा और डिस्प्लेस्ड वीरान इलाका है। तो मुझसे वहां के किसानों ने कहा कि आपने राजस्थान में तो पानी का काम किया, अब महाराष्ट्र में नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा देखो यार, मैं काम करता हूं और करवाता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तुम्हारा मन हो बिना पैसे काम करने का तो चलो कल से शुरू करते हैं।
तो पहले थोड़े से किसान सांगली जिले के तैयार हुए और उन्होंने पहले महाकाली नदी है एक, आप लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं तो जाके देख के तो आओ कभी, अग्रणी नदी है, इस पर ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने सीरीज में बिना सरकारी मदद के एक पैसा नहीं लिया, किसी कॉरपोरेट से एक पैसा नहीं लिया, लोगों को मोटिवेट करके काम करवाया। फिर आपके मुख्यमंत्री को पता चल गया कि यार ये आदमी तो बिना पैसे काम करवा रहा है, तो इनकी नाक कटती है मंत्रियों की। इनको लगता है यार हमारे पास इतना पैसा है, हम तो एक भी नदी जिंदा नहीं कर पाए, ये तो बिना पैसे के कर रहा है। तो फिर जो उस नदी का नाम है अग्रणी, ये सांगली से निकल के कर्नाटक में जाके खत्म होती है। तो उस पर हमने जो वाटर बॉडीज बनाई थी, उसमें मुख्यमंत्री के लोगों ने जाके लिखा, बिना सरकारी मदद के सामुदायिक नदी पुनर्जीवन का प्रयोग। कौन प्रयोग कर रहा है वो नहीं लिखा, कैसे हो रहा है वो नहीं लिखा, हम तो बिना लिखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में फिर मुख्यमंत्री ने हमसे पूछा कि राजेंद्र भाई कुछ गाइड करिए करें, तो हमने कहा भाई तुम जो हो एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाओ, क्योंकि तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा पानी के बांध बने हैं। तुम्हें मालूम है कुलकर्णी जी, 42% लार्ज डैम केवल आपके राज्य में बने हैं। चौहान के जमाने से लेकर अब तक कितना सारा पानी का काम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं आपके राज्य में ही हुई बेपानी लोगों की। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आपके राज्य को एक वाटर लिटरेसी की जरूरत है, तो वाटर लिटरेसी मूवमेंट शुरू करने के लिए तुम्हारे मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री उन दिनों में वो होते थे मुनगुंटीवार, सुधीर जी, उसने, हाँ सुधीर मुनगुंटीवार, उसने जो है हमारे कहने के 15 दिन में 100 करोड़ का बजट वाटर लिटरेसी के लिए रख दिया। फिर मेरे से पूछा कि ये पैसा कहाँ दें। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ एक यस्दा नाम की एक संस्था है जिसमें तुम्हारे अफसर ट्रेंड होते हैं, तो जो ईमानदार अफसर है उनको हम लगा देंगे इस काम में, उनकी ट्रेनिंग हम कर देंगे। भाई बहुत अच्छे से काम शुरू हुआ था, लेकिन अच्छे कामों को सरकारें पसंद नहीं करती। एक स्टेज के बाद अभी फिर डल हो गया। तुम ताज्जुब करोगे कि 24 लोग 24 वाटर लीडर्स तैयार किए, 48 वाटर वॉरियर तैयार किए, 470 जल प्रेमी तैयार किए, 3000 जलदूत तैयार किए, और एक बड़ी फौज तैयार कर दी थी हमने महाराष्ट्र में। लेकिन आपकी महाराष्ट्र सरकार डरने लगी कि हमसे सवाल ना पूछने लगे, फिर उसको काट दिया। तो हमने कहा भाई हमें तो सरकार से कभी कुछ लेना देना है नहीं, हम सरकार के पैसे से, हमने तुम्हारे उस पैसे से कभी हम गए ना तो अपने पैसे से गए महाराष्ट्र, किराया भी खर्च नहीं किया आपसे। कुलकर्णी साहब, तब हम इनको डंडे मार के बोल सकते हैं। सही बात, बिल्कुल। नीला जी, मुंबई में मीठी नदी, मुझे उसके लिए, क्योंकि मैंने बचपन में वो सचमुच नदी देखी और 25 साल के बाद वो नाला ही बन गई, उसके लिए भी आप मुंबई में आए थे। वैसे ही गोदावरी नदी के किनारे भी, और त्र्यंबकेश्वर से पैठण तक परिक्रमा की। तो एक परिक्रमा से आपको निश्चित किया है कार्य को किस तरह शक्ति मिली,
और परिक्रमा में सबसे आनंददायी अनुभव आपका क्या था? नीला, तुम्हें मेरे जवाब ठीक लग रहे हैं कि नहीं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं बाद में। पहले उस सवाल के सपोर्टिंग में क्या कहना, वो मेरा स्वभाव है। तुम्हें मालूम है, तुम बंबई शहर में 5 नदियां हैं, मीठी, उसावरा। तो ये जो 5 नदियां हैं, ये पांचों की पांचों नदियां नाला बन गई हैं। नाला बन आज गई है। एक भी नदी बची नहीं। तो मैंने वहां बंबई के लोगों को थोड़ा मोटिवेट करके उन सारी नदियों के मार्च करवाए, यात्राएं करवाई। आईआईटी बंबई के लोगों को लगाया, टीचर्स को लगाया। उसके बाद तो नदी की चर्चा बहुत होने लगी बंबई में। सही है। फिर हमारा एक जवान लड़का जिसका नाम था राजेश पंडित, नासिक का, उसको पता चला तो वो बंबई आया। उसने कहा बंबई वाले तो पता नहीं क्या करेंगे, आप तो नासिक आइए। तो हम नासिक चले गए। तो गोदावरी नदी पे कुंभ होने वाला था। तो हम कुछ लोगों को थोड़ा पागल बनाने के शौकीन हैं, थोड़ा पागल बना देते हैं। तो हमने राजेश को थोड़ा पागल किया कि यार तुम, एक बात है, मुख्यमंत्री से कहो कि जब तक इस नदी का पानी नहाने के लायक नहीं होगा, हम कुंभ नहीं होने देंगे यहां। तो राजेश डर गया कि ये सारे हिंदूवादी संगठन हम पर हमला कर देंगे। मेरे से बोला कि तो संगठन हमला कर देंगे। तो मैंने कहा ना ना ना, कोई हमला नहीं करेगा। तू कम से कम अपने मुकदमे में एक मुकदमा डाल दे हाई कोर्ट में। तो हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में राजेश से एक मुकदमा करवा दिया हाई कोर्ट में। सरकार कांप गई। अभी तो नासिक में कुछ अच्छे काम हुए, गोदावरी को जाके देख के आओ। और नीला, तुम जो इस यात्रा की बात कर रही हो, वो यात्रा तो बहुत फ्रूटफुल थी। वो तो हमने त्र्यंबकेश्वर से, ब्रह्मगिरी से शुरू की थी। पहले दौर में पैठन तक गई और फिर दूसरे दौर में राजमंद्री तक गई, आंध्र तक, जहां वो समुद्र में मिलती है। इन यात्राओं ने गोदावरी नदी के बहुत सारे बच्चे दोस्त बना दिए। पता है मैं क्या कहता था? मैं कहता था तुम गोदावरी के नालायक बेटे बेटियां हो। गोदावरी को इस वक्त एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी चाहिए, जो गोदावरी की बीमारी का ठीक से इलाज करा सके। अब गोदावरी बीमार है, आईसीयू में भर्ती है। तो जब तुम्हारी माँ आईसीयू में भर्ती है, तो तुम बताओ माँ का इलाज होना चाहिए कि नहीं? तो लोगों को मोटिवेट किया और जवान बच्चे, बड़े, सब उस यात्रा में जुड़ गए। वो यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही। तुम उसके बारे में कभी, वो जो हमारा नासिक वाला साथी है राजेश पंडित, उससे ज्यादा विस्तार से बातें करना, मेरे से इसके बारे में कम बात करो। वो यात्रा में, पूरी यात्रा में मैं रहा। ओ त्र्यंबकेश्वर से लेके राजमंद्री तक गया। ये जो नदी है ना तुम्हारी गोदावरी, ये 6 राज्यों की नदी है। आपके राज्य से, महाराष्ट्र से शुरू होती है, फिर आगे चल के तेलंगाना और थोड़ा आंध्रा, और थोड़ा पानी छत्तीसगढ़ से आता है, थोड़ा उड़ीसा से आता है, थोड़ा कर्नाटक से एक स्ट्रीम आती है। तो 6 राज्यों की छोटी कैचमेंट एरिया है इस नदी का। ये बहुत वंडरफुल नदी है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। हाँ, सही है। गोदावरी को। हाँ। क्या करना पड़ता है? पुनरुज्जीवन, आपने जो पुनर्जीवित करते हैं आप नदियां, तो क्या प्रोसेस करनी पड़ती है लोगों को? गलती, हाँ। नदियों के पुनर्जीवन के लिए पहले नदी मरी क्यों, उसका एहसास कराना। जब लोगों को ये पता चल जाता है कि नदी मरी क्यों, फिर नदी को जिंदा कैसे करना, उसके सवाल जैसे तुमने पूछा मुझसे। तो जहां नदी में फ्लो नहीं है,
वहां नदी के अंडरग्राउंड एक्वीफर को रिचार्ज करके फ्लो देना। जहां नदी में पॉल्यूशन है वहां नदी का रिवर और सीवर को सेपरेट करना। सीवर समझते हो ना, गंदा पानी। हाँ। तो वर्षा जल और गंदा पानी को अलग अलग करना। और जहां अलग नहीं कर सकते वहां ट्रीट करना, रिट्रीट करना, रिसाइकल करना और रीयूज करना। तो नदी के पुनर्जीवन के लिए जैसी नदी की जहां हेल्थ है और उस हेल्थ से संबंधित जो उसकी बीमारी है, उस बीमारी को समझकर उसको रिजुनेट करने का काम करना होता है। जैसे तुम एक आदमी को इलाज करते हो ना, ऐसे ही नदी का इलाज करना पड़ता है। नदी का इलाज और आदमी का इलाज बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों का इलाज एक जैसा है। जैसे धरती का बुखार उतरता है, तुम्हें बुखार होता है ना, तो तुम पहले पानी की पट्टी रखती हो सिर पे, फिर आराम करती हो, फिर बाद में पैरासीटामोल खाती हो, तुम्हारा बुखार उतर जाता है। धरती का बुखार भी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ऐसे ही ठीक होता है। जब आप धरती पर बहुत सारा पानी, छोटे छोटे बांध जोहड़ बना के रोकते हैं, तो आपकी मिट्टी में मॉइस्चर आ जाता है, नमी जिसको कहते हैं। और जब मिट्टी में नमी आती है तो उसमें जो है हरियाली पैदा करने की ताकत हो जाती है, हरियाली पैदा हो जाती है धरती पर, तो धरती का बुखार उतर जाता है। धरती के बुखार का पैरासीटामोल हरियाली है। समझ में आया? समझ में आया। रिया जी। राजेंद्र सिंह जी, आपने बांध बनाने के लिए बहुत मार्गदर्शन किया है, तो यह जानकारी आपको कैसे मिली? क्या किया मतलब आपने उसके लिए? कुछ कॉन्केव है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बांध। श्रेया, मैं कोई एकेडमिक इंजीनियर नहीं था बांध बनाने का। मैंने जब पहला बांध गोपालपुरा में मेहनत करके बनाया ना, तो एक बांध मैंने मेहनत करके बना लिया, लेकिन आगे के हजारों बांध की डिजाइन मेरी खोपड़ी में बैठ गई। जब तुम खुद अभ्यास करने लगते हो तो तुम्हें काम का ज्ञान हो जाता है। तुम्हारी अंदर की संवेदना, तुम्हारी अंदर की बुद्धि और आत्मा का योग होकर फिर तुमसे गलतियां नहीं होती। तब इंजीनियर से गलती होती है, क्योंकि वो कागज पे नक्शा बनाता है, और मैंने तो धरती पे बनाया ट्रांजेक्ट करके। और एक नहीं, 11,800 का, एक डैम नहीं, 11,800 बनाए। नीला जी। राजेंद्र जी, रेन पैटर्न और क्रॉप पैटर्न, ये संकल्पना आपने विश्व को दी, ये सचमुच क्या है कल्पना? देखो, तुम्हें मालूम है हिंदुस्तान में 87% पानी हमारी खेती में खर्च होता है। जितनी पैदावार हम 87% पानी खेती में खर्च करके लेते हैं, उतनी ही पैदावार हम 40% पानी में ले सकते हैं। तो फिर क्या करना? हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो हमें रेन पैटर्न के साथ लिंक करना पड़ेगा। यदि वो रेन पैटर्न के साथ लिंक नहीं होता तो उसकी सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको धरती को डिस्चार्ज करके, अंडरग्राउंड एक्वीफर को डिस्चार्ज करके, उसकी सीड सोइंग से लेकर और इरिगेशन के सारे काम अंडरग्राउंड एक्वीफर को डिस्चार्ज करने से होता है। एक बात समझ लो कि जब भी तुम धरती को डिस्चार्ज करोगी तो धरती की बीमारी बढ़ेगी और धरती का जो अंडरग्राउंड एक्वीफर है वो खाली हो जाएगा। आजकल की ये जो मॉडर्न एजुकेशन है वो केवल और केवल अंडरग्राउंड एक्वीफर का डिस्चार्ज पढ़ाती है। डिस्चार्ज माने धरती के अंदर से पानी निकालना, वाटर को एक्सप्लॉइट करना। वो कोई भी धरती को नरिश करने की
धरती के पोषण की शिक्षा नहीं देती, केवल शोषण की शिक्षा देती है। इसलिए हमने डिस्चार्ज करके 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट कर दिए। भारत आज की तारीख में 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर को ओवरड्राफ्ट। भारत का आरबीआई बम्बई नहीं है, भारत का रियल आरबीआई अंडरग्राउंड एक्यूफर है। वाटर बैंक तो, रियल वाटर बैंक तो हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर है। यदि ये बैंक खाली हो जाएंगे तो आरबीआई में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें रियल आरबीआई को रिचार्ज करना है और उसका डिस्चार्ज रोकना है। वो अभी डिस्चार्ज बढ़ गया है, रिचार्ज कम हो गया है। मैंने तो जिंदगी में केवल 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 डिस्चार्ज नहीं किया, रिचार्ज किया, अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज किया। एक भी वाटर बॉडी मेरी ऐसी नहीं है जिससे हमारा पानी का डिस्चार्ज किया हो। इसलिए इस 21वीं शताब्दी में यदि भारत को पानीदार बनाना है, महाराष्ट्र को पानीदार रखना है, तो रिचार्ज और डिस्चार्ज का संतुलन बनाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा कम से कम। और ये जो जल जल जोड़ो है, नदी जोड़ प्रकल्प है, तो उससे सच में कितना फायदा हो सकता है? ये क्या आपने जो कहते हैं कि भाई जी, इससे फायदा नहीं होगा, इससे विनाश होगा। भारत टूट जाएगा। अब तुम यदि इसकी कहानी सुनोगे तो 5 दिन लगेंगे सुनाने में, क्योंकि इसके जुडिशियल प्रॉब्लम है, इसके पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसके सोशल प्रॉब्लम है, इसके इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और इन सारे प्रॉब्लम्स का मुझे ज्ञान इसलिए है कि मनमोहन सिंह ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया तुम हमें एक नदी के लिंक का इम्पैक्ट बता दो। तो मैंने केन बेतवा लिंक का पूरा अध्ययन किया और ये जो लिंकिंग ऑफ रिवर का टास्क था, फिर उसका मुझे हाई पावर्ड कमेटी का मेंबर बना दिया। तो मुझे उसके अंदर की सारी कहानी मालूम है। ये जो नदी जोड़ है ना, ये नदी जोड़ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं है, ये नदी जोड़ दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए है, जो बड़ी कंपनियां बड़ा पैसा लेके चुनाव जिताने में मदद कर सकें। यार असली कहानी पूछते हो, तुम पत्रकार हो असली। बस अब सब कुछ हो जा रहा है। मुझे एक जादू आपकी चमत्कार आपसे सुनना है आपका, कि आप लोगों से किस तरह से काम करते हैं। बार्टर सिस्टम होती है, उसमें लोग आपके फैन हो जाते हैं, आपके साथ काम करने लगते हैं। घर में कोई एक बर्तन भी नहीं उठाता, लेकिन वहां जाके काम करता है। ये कैसे होता है? ये चमत्कार क्या है? देखो, ऐसा होता है कि जब तुम खुद करते हो पहले, तो सामने देखने वाला शर्मा जाता है, और शर्मा के या तो आपका दीवाना हो जाता है या आपका विरोधी हो जाता है। तो विरोधी तो हमारा इसलिए नहीं होता कि हमसे उसको कुछ मिलने वाला नहीं, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम उसका कुछ नुकसान नहीं कर रहे, तो फिर वो हमारा दीवाना हो जाता है और अपना काम करने लग जाता है। इस दीवानगी को लाने के लिए पहले खुद करना पड़ता है। ये बातों से नहीं आती दीवानगी, ये दीवानगी कामों से आती है। और जब तुम काम करने लगते हो तो लोगों को दीवाना बना देते हो। मैंने कहा ना, हमें भगवान ने थोड़ी कला दी है, हम लोगों को पागल कर देते हैं, और पागल हुए बिना ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारा जब पागलपन बढ़ा तभी तो हम ये काम कर सके। हम ठीक दिमाग से नहीं कर सकते। पागल जब तक नहीं होंगे तब तक काम ही नहीं कर सकते। तो पागलपन चाहिए। आज लोग पागल नहीं हैं, तो हम लोग गंगा के किनारे आपका जन्म हुआ,
आपने उसका आनंद भी लिया होगा। तो अभी उसकी स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जब हमारा जन्म हुआ तब गंगा का रंग सुबह अलग होता था, दोपहर को अलग और शाम को अलग। अब गंगा का रंग एक जैसा ही रहता है, काला। और बनारस में तो अब वो हरा रंग हो गया है। तुम रोज अखबारों में पढ़ते होगे, एल्गी आ गई है पानी पर। जैसी नदी हमें हमारे बाप दादा ने दी थी, वैसी नदियां जब तक हम अपनी अगली नेक्स्ट जनरेशन को दे के नहीं जाएंगे, तब तक हमें चैन नहीं होगा। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसी नदी हमें मिली थी, वैसी ही नदी हम नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएं। नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे बहुत सवाल पूछेगी कि तुम्हें गंगा के किनारे घूमने का आनंद मिला, मेरे लिए छोड़ के नहीं गए तुम। माफ नहीं करेंगे वो। इसलिए हमारे मन में ये चेतना आनी चाहिए कि मेरे बाप दादा ने जैसी नदी हमारे लिए छोड़ी थी, वैसी नदी हम बच्चों के लिए ठीक करके छोड़ के जाएंगे। सर, मैं आपको कुछ पूछना तो चाहती हूँ ही, पर पहले हम कुछ पिक्चर्स हमने आपकी कलेक्ट की है नेट से, कुछ हमें इमेजेस मिली। आपका काम लोगों तक उसके माध्यम से भी हम पहुंचाना चाहते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद फिर सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपके ही काम का परिचय देने वाला ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। कुछ इमेजेस जो हमने इस दौरान इकट्ठा की, उसे हमने इसमें रखा है। और आपका काम अलग अलग तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब लोग देख पा रहे हैं ना प्रेजेंटेशन को ठीक से? हाँ। और पारस जी को भी धन्यवाद, उन्होंने अपने ओर से भी आपके जो कुछ नेट पे नहीं है वैसे फोटो भी हमें ये प्रोग्राम के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफ्स। ये सब एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर मैं आपसे कि क्या ये अभी जो तस्वीर हमारे सामने है ये राजस्थान से है क्या? साहेब बहुतेक बाहेर पडलेत। ओके, तो हम अभी से रोकते हैं थोड़ा सा। समर्पण करू शकतो कारण 10 वाजून 5 मिनिटं झाली। पण एकदम तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं जिसमें सर द्वारा किए गए अलग अलग कामों को दर्शाया गया है। और मैं आपसे जस्ट कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। ये जो अभी तस्वीर दिख रही है सर, आप बता सकते हैं किस परियोजना से या किस काम से जुड़ी हुई है? अभी दिखी नहीं है वो तस्वीर। शायद भैरवी आपने दूसरे पिक्चर का नहीं, अभी मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये तस्वीर थी वो जो मैं पूछ रही थी जिसके बारे में कि क्या ये राजस्थान में किया हुआ काम है? जी, राजस्थान का है। अच्छा, ये टाका हमने सीकर में बनाए थे। अच्छा अच्छा। 200 टाके बनाए थे। वहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं था। हाँ हाँ हाँ। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए ये टाके बनाए थे। अच्छा, तो मतलब इसका कुछ आपका ऐसा प्रपोर्शन या ऐसा कुछ तय है क्या कि जैसे कितने एरिया में कितना, मतलब कितने टाके इस तरह के बनाए जाते हैं, या इनकी क्या कैपेसिटी होती है, कितने लोगों को इसका लाभ मिल सकता है? ऐसा एक सवाल मेरे मन में अनायास ही इस तस्वीर को देखते हुए आया था।
रंजन सिंह की देखरेख में ये हाँ? हमने बनवाए थे। अच्छा। मुझे लगता है सर आपके नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क ठीक तो है। ओके ओके, ठीक ठीक। रवि जी, मैं लूं अभी एक क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, बस ये प्रेजेंटेशन हम खत्म करते हैं। ये भी एक मुझे काफी दिलचस्प ऐसा एक फोटो लगा था कि मतलब देखिए लोगों के लिए कितना महत्व है। हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं अभी कि जहाँ पानी की हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर वाकई में ऐसे फोटोज देखकर हमें भी सोचना चाहिए। हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि पीने का पानी पाने के लिए भी लोगों को काफी कुछ करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने वाली तस्वीरें मुझे लगती है। और धन्यवाद। ये तस्वीर हमारे गोपालपुरा गांव की है। अच्छा, ओके। वो जो पानी की ये थी धनिया काट रहे हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, ये हाँ, धनिया जो काट रहे हरियाली हैं ना, वाली, हरियाली वाली। धनिया हरियाली धनिया वाली। वाली। वही वही। ओके ओके। पारस जी को भी और धन्यवाद, पारस जी ने हमें कुछ फोटो दे दिए। तो चलिए चलिए बहुत आगे अच्छी बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह जी, विदेशों में आपको निमंत्रित किया जाता है, और किस तरह का मार्गदर्शन आप वहां पे करते हैं, और विशेष तौर पे आपको कहाँ बुलाया जाता है? जबकि देखिए मेरी सिचुएशन पूरी अलग होती है विदेशों हाँ की, हाँ, हमारे देश की, और इसमें आप उनको कैसा? मुझे सबसे ज्यादा सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री बुलाती हैं, और फिर यूरोप की कंट्री बुलाती हैं। तो मैंने पिछले 6 सालों में अभी तो 100 से ज्यादा देशों में ये वाटर लिटरेसी किया है कि पानी कैसे रख सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं। पानी का हमसे ज्यादा रेनफॉल है उनके पास, लेकिन उनके पास मैनेजमेंट नहीं है। मुझे पहले अपना ही देश बुरा लगता था, जब मैंने दुनिया देखी तो पता चला अरे मेरा देश तो दुनिया में सबसे अच्छा है, संकट में भी जिंदा है। कम से कम मेरे देशवासियों को दुनिया क्लाइमेटिक रिफ्यूजी तो नहीं कहती, जबकि अफ्रीकन्स को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं, सेंट्रल वेस्टर्न एशियन को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। अभी कम से कम हम बचे हुए हैं। तो मुझे दुनिया को देख के पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसी हालत में भी अभी भी हमारी हालत उतनी खराब नहीं है। इसलिए मैं विदेशों में केवल और केवल पानी के काम के लिए जाता हूँ। कहीं वाटर लिटरेसी के लिए जाता हूँ, तो कहीं मंत्रियों को भाषण देने जाता हूँ, कहीं यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ। पर मेरा उद्देश्य ये जो थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर है, इसको रोकने के लिए एक ऐसी वाटर लिटरेसी चलाना जिससे थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर हमें फेस ना करना पड़े, हम अपनी दुनिया को और अपने लोगों को बचा लें। यही उद्देश्य है। बस सर मुझे सुना है कि आप तो जल के बारे में काम करते हैं, लेकिन ये अभी कोविड चालू हुआ तो उसके लिए ही भी आप बहुत कार्यरत हैं, वो सुनना चाहेंगे। जैसा मैंने कहा ना कि मैं मूलतः आयुर्वेद का आदमी हूँ, और इस सेकंड वॉर में बहुत लोग मरे। मैंने पिछले साल 10,000 परिवारों को 3 महीने रहने खाने का इंतजाम किया था, जो शहर से लोग वापस आए थे। और फिर उनको फिर अपनी जमीनों को ठीक करने के लिए उनकी प्रोटेक्शन वॉल बनवाई, उनकी वाटर बॉडी बनवाई। फिर हमने उनको पाइप दिए, किसी को बकरी दी, किसी को गाय दी, और एक तरह से उनको सेल्फ रिलायंट किया। इस साल क्योंकि कोविड पॉजिटिव बहुत केस थे, तो हमने इस बार कोविड होम आइसोलेशन किट दिए, जिससे लोग अपने घर पे रहकर
अपना इलाज अच्छे से कर सकें, उसमें दवाई वगैरह दी। इसलिए इस वक्त तो मेरा सबसे ज्यादा समय कोविड में गया, कोविड की सेवा में गया, और मुझे बहुत खुशी है कि हम कोविड के लिए अच्छा काम कर पाए, लोगों का डर निकाल पाए। दुनिया डरी हुई थी, भारत डरा हुआ था कोविड से कम हमारे इलाके में हमने कोविड से लोगों को डरने नहीं दिया, मरने भी नहीं दिया। ये कहने का गौरव मुझे है। इसलिए ये पिछले 2-3 महीने हम कोविड में ज्यादा एनर्जी दी है। सर जी, आपने अपना ज्ञान पूरे विश्व को दे दिया। वैसे एक मानव जितना काम कर सकता है उससे ज्यादा काम आपने किया। आप पर इतने हमले हुए, इतने केसेस हुए, फिर भी सुरक्षित रहे। जो आपने काम किया उस पर सारा विश्व संतुष्ट है, हम संतुष्ट है, आपको तो होना ही पड़ेगा। मेरा सवाल आप ये है कि आप पंच महाभूतों को भगवान मानते हैं। भगवान ही एक ही रूप होता है भगवान का। अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप उनसे क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा कि इस दुनिया को लालच मुक्त बनाए। यदि दुनिया लालची होगी तो दुनिया का और भगवान का दोनों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। दुनिया को लालची मुक्त बनाकर इस धरती और प्रकृति से जितना वो लेते हैं उससे ज्यादा अपनी मेहनत और पसीने से इस प्रकृति को दें। ये मैं भगवान से कहूंगा कि वो इस दुनिया को सिखाए। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जल संरक्षण के एक विचार के साथ वो अकेले चलते गए और कारवां बनता गया। मिसाल बनती गई, आदर्श बनता गया। तो अब आपकी इजाजत हो तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सोने का समय हो गया, बहुत खुशी हो गई, नींद आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमें बहुत गर्व है कि आज हम किसी एक व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के साथ या वाटरमैन ऑफ इंडिया के साथ नहीं थे। हम तो एक ऋषि के साथ थे जिन्होंने अपनी तपस्या से कई नदियां और कई तालाबों को पुनर्जीवित किया और सिर्फ भारत देश को नहीं तो पूरे विश्व को आनंद दिया। इस बहुत अच्छे कार्यक्रम का समारोह करने के लिए मैं भैरवी जी को आमंत्रित करती हूँ। भैरवी जी देशपांडे। धन्यवाद वैष्णवी जी। वाकई आपने बहुत सच बात कही है कि हम किसी एक साधारण व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था पूरे कार्यक्रम में कि हम किसी ऋषि से बात कर रहे हैं। तो वाकई में मैं बहुत मन से धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय राजेंद्र सिंह सर को कि उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। बातों के बीच, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि वे जल्दी सोने की आदत रखते हैं और उनका नींद का समय हो गया है, पर ऐसा लग रहा था कि हम सबको नींद से जगाने के लिए आज उन्होंने अपनी नींद का त्याग किया है। और इसी कामना के साथ मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सारे श्रोता और आप सब लोग, जो वैसे तो हम सब एक परिवार ही है, फिर भी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विशेषतः मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय नीला जी के बारे में, क्योंकि इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन, उसका आयोजन से लेकर हर बात में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी बढ़ाई है, अपनी निभाई है, और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम साप्ताहिक जनमंगल के हम कह सकते हैं कि लिए उन्होंने आयोजित किया है। तो नीला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से विदा लेते हैं और पुनः एक बार सभी को पर्यावरण दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।